बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला लाड़काना में एक मुसाफिर बस पर डाकुओं ने हमला किया। चलती बस के टायरों पर फायर किया और ड्राइवर को मजबूरन बस रोकना पड़ी। 8 नकाबपोश डाकू बस के अंदर दाखिल हुए और 40 मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन और बटुए एक एक करके अपने कब्जे में करने लगे। एक डाकू ने गौर किया तो इसे पता चला कि इन मुसाफिरों में से इसके प्राइमरी स्कूल का एक टीचर भी शामिल है जो इसके गांव में पढ़ाता था। इससे यह बात बर्दाश्त ना हुई कि वो अपने टीचर को भी लूटे, लिहाजा इसने मोबाइल फ़ोन और बटवा इस बुजुर्ग टीचर को वापस कर दिया। टीचर ये बात समझ चुका था कि ये मोबाइल फ़ोन और बटवा वापस करने वाला कोई मेरा शागिर्द ही है जो अब डाकू बन चुका है। इसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फ़िलहाल वो अपने तमाम मुसाफिरों को माली खसारे से बचाना चाहता था, इनकी मदद करना चाहता था। लिहाजा बुजुर्ग टीचर ने एक चाल चली, ऐनक उतार कर अपने आंसू साफ़ किए और बुलंद आवाज़ में कहा कि आज से कुछ साल पहले मेरा एक काबिल तरीन शागिर्द था जो ज़िला लाड़काना के एक गांव में मोबाइल नेटवर्क का इशू था। गांव का कोई भी वासी अपने प्यारों को फ़ोन नहीं कर सकता था क्योंकि इस इलाके में किसी भी मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल मौजूद नहीं थे। इलाके के लोग इस गांव के वडेरे के पास आते और अपना मसला बयान करते। साईं, हम किसी से रब्ता नहीं रख सकते, मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल कर दीजिए। साईं कैम अली इनसे यही कहता कि परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर अपने ज़राए इस्तेमाल करके कैम अली ने इस गांव में एक कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया और ये इशू ख़त्म हुआ। टावर की इंस्टॉलेशन का काम जारी था। एक इंजीनियर 45 मीटर की बुलंदी पर एंटीनाज वगैरह लगा रहा था। कहना चाहते हुए इसकी नज़रें साईं कैम अली की हवेली की छत पर पड़ी। छत पर एक कमरा था जिसकी खिड़की से एक औरत रस्सियों में बंधी हुई दिखाई दे रही थी। पहले तो इंजीनियर ने अपना वहम समझा, लेकिन फिर अपने मोबाइल का कैमरा जूम किया तो इसका शक यकीन में बदल चुका था। ये एक नौजवान औरत थी जो रस्सियों से बंधी हुई थी और फिर इससे एक चारपाई के साथ बांधा गया था। इसे यह देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये मंजर अपनी आंखों से देखकर इससे ठीक से काम नहीं हो रहा था। इसका सर चकरा रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी टावर से नीचे गिर जाएगा। और मज़े की बात तो ये थी कि टावर की इंस्टॉलेशन का काम करने वाले टेक्नीशियन मज़दूरों की रिहाइश भी कैम अली के डेरे पर ही थी। रात को इंजीनियर ने अपने एक दोस्त से कहा कि यार, मैंने एक इबरतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। इस वडेरे ने किसी औरत को अगवा कर रखा है और इसे छत पर रस्सियों से बांध रखा है। मैंने खुद देखा। हमें किसी तरह पुलिस को इतला देनी चाहिए, इस औरत को आज़ाद करवाना चाहिए। इंजीनियर के दोस्त ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि अक्ल से काम लो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम ऐसे कैसा कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ अजनबी हैं, दूसरे हम वडेरे के ही मेहमान हैं। यहाँ गांव देहातों में अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। यहाँ की दुश्मनियाँ मशहूर हैं। सालों साल लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे की जानें लेते हैं। मगर इंजीनियर, जिसका नाम तैमूर था, वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं, मैं चैन से नहीं सो सकता। जब भी उस औरत का चेहरा मेरे सामने आता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तैमूर के दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक़ ज़्यादा है तो खुद से मरो, लेकिन याद रखो इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। जब तैमूर को यकीन हो गया कि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं, तब वो सोचने लगा कि किस तरह उस लड़की की मदद की जाए जो छत पर आखिरी सांसें ले रही है। साईं कैम अली शाह का मुंशी मीर अली मेहमानों की खिदमत कर रहा था और उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा था। इंजीनियर तैमूर के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने मुंशी से रब्ता करने की कोशिश की। वो एक अच्छे मौका की तलाश में था जहां वो मुंशी से बात कर सके। तमाम मेहमानों को खाना देकर जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगा तो तैमूर जल्दी से उस मुंशी के पास आया। उसे पीछे से आवाज़ दी। मुंशी अपनी जगह पर रुक गया मगर उससे कहने लगा, जनाब, मैंने आपसे बात करनी है, माजरत के साथ सिर्फ आपके 2 मिनट ही लूँगा। मुंशी ये सुनकर हैरान हुआ। फिर तैमूर से कहने लगा, जनाब बताएं क्या बात है? जिस पर उसने कहा, कल से मैं एक अजीब सूरत हाल से गुज़र रहा हूँ। कल जब मैं टावर पर चढ़ा था
तब मैंने हवेली की छत पर एक मंजर देखा। तुम्हारे मालिक वडेरे कैम अली ने किसी औरत को अगवा कर रखा है, उसे रस्सियों से बांधा गया था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस औरत की मदद कीजिए। ये सुनकर मुंशी मीर अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। उसने तैमूर से कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। आप जब आपने अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो औरत कैम अली की अपनी बेटी है। ये सुनकर तैमूर हैरान हुआ और मुंशी से कहने लगा कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा। मुंशी ने कहा कि जनाब मैं आपको फिर कभी डिटेल से बताऊंगा, अभी मैंने जाना है और गुफ्तगू करने के लिए यह जगह ठीक नहीं। दीवारों के भी कान हुआ करते हैं, अगर किसी ने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो आपके लिए तो मसला बनेगा, साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी, मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगा और मैं तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ। कल को वडेरा मुझे कैसे जिंदा छोड़ेगा। मैं कल रात दोबारा आपसे मिलूंगा। तैमूर को मुंशी मीर का इंतज़ार था। वो इस बारे में जानना चाहता था कि जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को इस कैद में क्यों रखा है, इसकी क्या गलती है। दूसरी रात खाना खाने के बाद मेहमान सो चुके थे। मुंशी मीर अली ने तैमूर को कॉल की और हवेली से बाहर एक जगह पर बुलाया। तैमूर वहां पहुंचा तो मुंशी ने कहा कि बात सुने भाई, सच पूछे तो मुझे भी इस बात का बहुत बड़ा गम है। कैम अली की ये बेटी जिसका नाम सजल है, ये हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। इसने अपनी बेटी सजल को तालीम हासिल करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन वहाँ किसी सूरत किसी लड़के से बात नहीं करनी, बल्कि इसके बारे में सोचना तक नहीं। सजल ने भी अपने बाप से इस बात का वादा किया, मगर सजल ये भी जानती थी कि इसका वालिद इसकी शादी अपने भतीजे के साथ करना चाहता है, जो कि एक आवारा किस्म का शख्स था। उसका नाम जाफिर था और ये जाफिर ही था जो सजल पर नज़र रखता था। उसने अपने आदमी यूनिवर्सिटी का माहौल चेक करने के लिए भी भेजे थे और इदारे के अंदर भी ऐसे लोग थे जिनका जाफर से रब्ता था और वो सजल के बारे में इसे बताते थे। हालांकि सजल इन बातों से मुकम्मल तौर पर इल्म थी और ये बात नहीं जानती थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस पर नज़र रखी जा रही है। हैदराबाद की फैमिली का ही एक लड़का था जिसका नाम ज़ीशान था। सजल से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी सूरत शान से बात करने के लिए आमादा नहीं थी, बल्कि इसने तो ज़ीशान को बताया भी था कि हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान लड़कियों को किसी से बात करने की इजाज़त नहीं देते और जिस तरह की तुम कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी जान को भी ख़तरा है। ऐसा मत करो, मुझसे बात करने की कोशिश न करना। मगर वो सजल को पसंद करता था और बार बार सजल से बात करने की कोशिश करता था। वो एक पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली का लड़का था, मगर वो अपने घर वालों के खौफ की वजह से ज़ीशान को इग्नोर करती थी। हालांकि वो भी जानती थी कि उसका कज़न जाफिर कैसा है और वह इसे सख्त नापसंद करती थी। फिर एक दिन सजल ने ख़ुद ज़ीशान से मुलाकात की, मगर इस मुलाकात में इसने ज़ीशान को मना किया कि खुदारा मुझसे दोबारा मत मिलना, तुम मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं हो। मगर वो इतना ज़िद्दी लड़का था कि उसने सजल से कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। सजल उसके पागलपन पर हैरान थी। हाथ जोड़कर उससे कहा कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मेरी बात पर अमल करो। आइंदा ना मुझसे बात करने की कोशिश करना, ना ही मेरा पीछा करना। ज़ीशान सजल की मजबूरी को समझ चुका था। उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सजल से वादा किया कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मगर जैसे ही वो पार्क में बात कर रहे थे, कैंटीन के एक मुलाजिम ने उनकी तस्वीर खींच ली और फिर एक तस्वीर इनकी जाफिर को भी भेज दी। जाफिर सजल को किसी अजनबी के साथ देखकर आग बगोला हो चुका था। वो मोबाइल लेकर सीधा कैम अली के पास गया और कहा, चचा मैं आपको मना करता था कि सजल को शहर में तालीम हासिल मत करवाएं। ये देखें सजल किसी लड़के के साथ बैठी है, अब यह हमारा नाम, इस ख़ानदान का नाम मिट्टी में ज़रूर मिलाएगी। कैम अली ने जब देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। इसने ख़राब तबीयत का बहाना किया और अपनी बीवी ज़ुबैदा से कहा कि अपनी बेटी को बुलाओ, अपनी लाडली को कहो कि तुम्हारा बाप ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। ज़ुबैदा हाथ जोड़कर अपने शौहर से कहती थी कि बच्ची है, एक बार वो जब घर आएगी तो मैं इसे समझाऊंगी, खुदारा मेरी बेटी पर जुल्म मत कीजिए, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना करना। लेकिन वो अपने शौहर कैम अली से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी
کہ اس کا شوہر جب ایک بار ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اپنے ارادے سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹتا۔ پھر زبیدہ نے روتے ہوئے سجل کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ، لیکن سجل نہیں جانتی تھی کہ یہ اس یونیورسٹی میں اس کا آخری دن ہے۔ وہ تو اپنے خاندان، اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی محبت میں اس نے ذیشان کو ٹھکرا دیا، مگر اس کے باپ نے محض وہ تصویر دے کر اپنے بھتیجے جعفر کی بات پر یقین کر لیا۔ سجل نے جیسے ہی فون سنا تو اپنے باپ کے لیے دوڑی چلی آئی، فوراً حیدرآباد سے لڑکانہ روانہ ہوئی، مگر وہ جیسے ہی یہاں آئی تو یہاں کے حالات تو کچھ اور ہی تھے۔ حویلی میں ہر شخص اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، خاص کر اس کا چچا اور اس کا باپ قیم علی غصے میں تھا۔ پہلے تو سجل کو خوب زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، پھر اسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ماں زبیدہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی، اپنے شوہر کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ گئی اور اپنی بچی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی، لیکن قیم علی اپنی بیوی سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جب میں منع کرتا تھا کہ اسے نہیں پڑھانا تو اس خاندان کی واحد عورت تھی جو اپنی بیٹی سجل کو پڑھانا چاہتی تھی، لیکن دیکھو تمہاری بیٹی نے ہمارے منہ پر کیسا کالک ملا ہے، وہاں لڑکوں سے ملتی ہے، کل کو جو کسی کے ساتھ شادی بھی کر لے گی۔ لیکن زبیدہ جھولی پھیلائے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی رہی، مگر قیم علی کے دل میں اب اپنی بیٹی کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ زبیدہ کھڑکی سے ہی اپنی بیٹی سے ملاقات کرتی تھی تو سجل نے اپنی ماں کو بتایا کہ ماں میں نے منع کیا تھا، ایک لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے دوبارہ نہیں ملنا، میری منگنی طے ہو چکی ہے اور وہ لڑکا میری بات مان بھی گیا تھا، دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا اس نے، مگر اس کے باوجود میر جعفر نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، اسی کے کسی آدمی نے میری تصویر بنا لی اور میر جعفر کو بھیجی اور یہ اب بابا کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے یہی کہتی کہ بیٹی میں خود بے بس ہوں، میں تمہارے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بار بار تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، خدا سے دعا کرو کہ تمہارا باپ تجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ تیمور نے جب سجل کی یہ کہانی سنی تو اسے کافی افسوس ہوا، وہ منشی میر علی سے کہنے لگا کہ آپ اس لڑکی کی مدد کیوں نہیں کرتے، جس پر منشی اس سے کہنے لگا کہ میں کیسے سجل کی مدد کر سکتا ہوں، میرا مالک تو صحیح قیم علی ہی ہے، اگر میں اس کے خلاف گیا تو سمجھو اپنے مالک سے نمک حرامی۔ تیمور نے مسکرا کر کہا کہ یہ تو آپ نے عجیب بات کہی ہے، میں صرف آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو کو اس طرح کوئی رسیوں سے باندھ لے جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تیمور کا یہ سوال سن کر وہ خاموش ہو گیا، اس نے اپنی نظریں تیمور کے سامنے جھکا لی، واپس گھر گیا تو بار بار سجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے سجل کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، منشی میر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام فیضان تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ کاش اس کی بیٹی بھی ہوتی، اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی تو وہ سجل کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ صبح ہوئی تو منشی میر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں سجل بیٹی کو اذیت کی اس زندگی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ بیوی ایسے پوچھ رہی تھی کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، جس پر اس نے بیوی کو بتایا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ اس نے تیمور سے کہا کہ تم کسی طرح ذیشان سے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ کہ سجل کی زندگی خطرے میں ہے، اگر تم سجل سے اب بھی محبت کرتے ہو تو اسے اس جہنم سے لے جاؤ۔ منشی میر نے کسی طرح ذیشان کے گھر کا ایڈریس بھی پتہ کیا اور پھر تیمور ذیشان کی طرف حیدرآباد روانہ ہوا، اسے یہی بتایا کہ سجل کی زندگی خطرے میں ہے، اس کا باپ اسے رسیوں سے باندھ کر جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہے۔ ذیشان کو یہ سن کر کافی افسوس ہوا، وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ سجل نے تو اپنے خاندان اور باپ کی خاطر مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اس کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ تیمور نے بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر ہی کسی نے تم دونوں کی تصویر بنا لی تھی اور پھر وہ تصویر سجل کے باپ کو دکھائی۔ تیمور ذیشان کو لے کر لڑکانہ آیا، منشی میر علی اور تیمور نے مل کر سجل کی مدد کی اور اسے قید سے رہائی دینے کی کوشش کی۔ تیمور اور ذیشان سڑک پر گاڑی پر سجل کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ رات کی تاریکی میں منشی میر علی حویلی کی چھت پر آیا۔ صحیح قیم علی منشی میر علی پر پورا بھروسہ کرتا تھا، جس کمرے میں سجل کو قید کیا گیا تھا اس مکان کے تالے کی چابی میر علی کے پاس ہی ہوتی تھی۔ اس نے تالا کھولا، سجل کو رسیوں سے آزاد کیا اور رو کر کہا بیٹی آؤ، تمہیں آج اس قید سے رہائی مل چکی ہے۔ وہ اسے خفیہ دروازے سے حویلی سے باہر لایا، مگر اس کے لیے اس نے حویلی کے باورچی کی مدد ضرور حاصل کی۔ باورچی نے آج رات کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔
कैम अली का पूरा ख़ानदान गहरी नींद में था, हत्ता कि उसने कैम अली के कुत्तों को भी बेहोश किया था। कैम अली सज्जल को ज़ीशान के पास ले गया और फिर तैमूर और ज़ीशान सज्जल को यहाँ से दूर कराची ले गए। मुंशी मीर ने शौक का सांस लिया। आज इसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मगर सुबह हवेली में कोहराम मच गया क्योंकि कैम अली की बेटी सज्जल गैब थी। कैम अली ने एक एक मुलाजिम को लाइन में खड़ा किया, इन्हें मारना शुरू किया, मगर इसका शक अभी तक मुंशी मीर अली तक ना गया। फिर मुंशी मीर का एक मुखालिफ जो इसी गांव का था, उसने कैम अली से यही कहा कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा एतमाद है उसी ने सज्जल को कैद से आज़ादी दी। कैम अली को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था तो उसने वडेरे को वीडियो सबूत के तौर पर दिखाई, जहां मुंशी मीर सज्जल को अपने साथ लेकर हवेली से बाहर जा रहा था। कैम अली ने जैसे ही वीडियो देखी तो गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा कि मुंशी को ऐसी सज़ा मिलेगी जो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। जाफिर को जब पता चला तो उसने अपने चचा को मशवरा दिया कि इस बेगैरत मुंशी को भूखे कुत्तों के आगे डाल दें और वो भी सारे गांव के सामने, ताकि गांव वाले इबरत हासिल करें। लेकिन कैम अली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने जाफिर से कहा कि इसे इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देने का इरादा है मेरा। फिर इसने मुंशी मीर अली को पकड़ा, इसके दोनों पाँव में रस्सियाँ बांध दी और फिर वो रस्सियाँ दो मोटे ताकतवर ऊँटों के गले में डाल दी। फिर इन ऊँटों को मुखालिफ समत दौड़ाया गया। मुंशी की मौत का तमाशा देखने के लिए पूरा गांव जमा था। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुंशी मीर अली अज़ियतनाक मौत मरेगा। ऊँटों को दौड़ाया गया। बेचारे मुंशी मीर अली जिस्म के दो टुकड़े हो गए और वो सज्जल को आज़ाद कराने के जुर्म में मारा गया। और फैज़ान ने अपने बाप को मरते देखा था क्योंकि मुंशी मीर अली की बीवी और बेटे को भी मजबूर किया गया कि वो मीर अली को मरते हुए देखें। मीर अली की मौत के बाद इसकी बीवी से यही कहा गया कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से इस गांव से चली जाओ, वरना तुम्हारे घर को आग लगा देंगे और तुम दोनों को भी जला दिया जाएगा। मीर अली की बीवी जरीना आंसू बहाती हुई अपने बेटे को लेकर वहां से रवाना हुई। वो अपनी बहन के घर गई, मगर फैज़ान जो कि इस वक्त 6 साल का था अपने बाप को भुला ना पाया। उसके बाप को दर्द तकलीफ देखकर मारा गया था। जरीना अपने बेटे फैज़ान की वजह से परेशान थी। इसे सुकून में एडमिशन दिलवाया ताकि इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ हो जाए और वो अपने बाप की मौत को भूल जाए। मगर स्कूल के अंदर भी वो अपने ख्यालों में गुम रहता था, पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। एक दिन मास्टर साहब ने फैज़ान को बहुत मारा क्योंकि एक आसान सा सवाल भी इससे हल ना हुआ। फैज़ान रोता हुआ घर आया तो माँ को सारे हालात बताए। इसकी माँ को बहुत अफसोस हुआ। दूसरे ही दिन इसकी माँ जरीना मास्टर साहब के पास गई। मास्टर यबकूब के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मास्टर साहब, मेरा बेटा यतीम है, मैं बेवा हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे शौहर को वडेरे ने मारा था और पूरा गांव उसके मरने का तमाशा देख रहा था। फैज़ान ने भी अपनी आंखों से अपने बाप को मरते हुए देखा था। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे साथ नरमी करें, मेरे बेटे पर तशद्दुद मत किया करें। मास्टर साहब ने जब जरीना की यह बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इसने जरीना से कहा कि आज से आप मेरी बहन हैं। मुझे नहीं मालूम था कि फैज़ान यतीम है और इस हद से गुजरा है, तो इसकी भलाई ही चाहता हूँ, इसलिए इस पर सख्ती की, लेकिन आइंदा मैं इसे नहीं मारूंगा। उस दिन के बाद मास्टर साहब ने फैज़ान को ना मारा। इससे काफ़ी शफकत से पेश आते थे। बाकी टीचर्स को भी मना किया गया कि फैज़ान को नहीं मारना। वो फैज़ान को नरमी से पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन फैज़ान कुछ और ही सोचों में था। 5 जमातों से ज़्यादा वो ना पढ़ पाया और स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने पर मास्टर यकूब को बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि फैज़ान एक ज़हीन और लायक बच्चा है, लेकिन एक हादसे से गुजरा है और पढ़ाई करना इसके लिए काफ़ी दुश्वार हो चुका है। इसका फोकस कहीं और था। इसका दिमाग अभी तक उसी बात पर अटका हुआ था जब पूरा गांव इसके बाप की मौत पर नारे लगा रहा था। कैम अली जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कैम अली एक ऐसा नाम था जो वो भुला न पाया। महज 14 साल की उम्र में ही इसने अपने बाप का बदला लेने का फैसला किया। जिस उम्र में बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इस उम्र में वो अपने बाप के कातिल को मारना चाहता था, मगर इसके पास कोई पिस्टल नहीं था। वो हैरान था कि कैसे पिस्टल का बंदोबस्त करे। इसका एक दोस्त था नासिर, जिसको इसने अपने साथ मिला लिया। नासिर ने इससे वादा किया कि मैं अपने बाप का पिस्टल तुम्हें दूंगा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसने नासिर से कहा,
ठीक है, मेरे लिए पिस्टल का बंदोबस्त करो। नासिर अपने बाप का पिस्टल चुरा कर इसके पास आया और इसे पिस्टल दिया। वो माँ के पास आया, सलाम किया और कहा, माँ मैं मजदूरी करने के लिए लड़काना जा रहा हूँ, घर के हालात काफ़ी तंग है ना, लिहाजा मैं यूँ फारे गांव में नहीं घूम सकता। माँ ने अपने बेटे को मना किया कि मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी। लेकिन वो मजदूरी का बहाना करके कैम अली की तरफ रवाना हुआ। उसे बताया गया था कि कैम अली एक जगह तकरीर करने वाला है, उसके लिए स्टेज सजाई गई थी इलेक्शन कमीशन के लिए। वो साथ वाले गांव में आ रहा था। फैज़ान भी वहां पहले से ही मौजूद था। वो बड़ी ही बेसब्री से कैम अली का इंतज़ार कर रहा था। कैम अली इस गांव में आया, इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। फैज़ान पहली नशस्त पे बैठा था और एक अच्छे मौका की तलाश में था। जैसे ही कैम अली ने अपनी तकरीर शुरू की तो फैज़ान ने पिस्टल निकाला और फिर इसके बाद कैम अली पर फायर कर दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई और इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए फैज़ान वहां से भागना शुरू हुआ। ज़ख्मी हालत में कैम अली को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ चुका था क्योंकि गोली इसके सीने और इसके दिल को पार करके निकली थी। फैज़ान जानता था कि अब वो वापस घर नहीं जा सकता। उसने एक जंगल का रुख किया। वो जंगल में छुपना चाहता था। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो फिर भी छुपने की कोशिश कर रहा था। ये ज़िंदगी की इसकी पहली रात थी जो इसने जंगल में गुजारी थी, जो खूनखार जंगल था जहाँ वो खौफ के मारे दरख्त पर बैठा था। सुबह हुई तो एक डाकू की इस पर नज़र पड़ी और इसे नीचे उतरने का कहा। वो खौफ के मारे नीचे नहीं आ रहा था। फिर जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि इसके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं, तब वो दरख्त से नीचे उतरा। डाकू पकड़कर इसे अपने सरदार के पास ले गए। इनके सरदार का नाम सुल्तान था। सुल्तान इससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, जिस पर इसने सुल्तान को सचमुच सब बता दिया कि मैं कत्ल करके इधर आया हूँ। सुल्तान को इसकी बात पर यकीन न आया कि कमज़ोर सा लड़का किसी को कैसे मार सकता है, लेकिन जब इसने बताया कि मैंने कैम अली को मारा है तो वो हैरान हुए। इन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि कैम अली को स्टेज पर ही मार दिया गया है, लेकिन इसको मारने वाले का नामालूम शख्स अभी तक फरार है। सुल्तान ने इससे पूछा कि तुमने कैम अली को क्यों मारा, जिस पर इसने बताया कि इसने मेरे बाप को बेदर्दी से मारा था और मैं अभी तक अपने बाप का वो कत्ल ना भूल पाया। मैंने अपने बाप का बदला लिया। सुल्तान ने फैज़ान से पूछा कि कैम अली ने तुम्हारे बाप को क्यों मारा था, जिस पर फैज़ान ने इसे बताया कि मेरे बाप की सिर्फ यही गलती थी कि इसने कैम अली की बहन को आज़ाद करवाया था उस जालिम भाई से जो अपनी बहन पर जुल्म कर रहा था। कई सालों से वो बेचारी अपने ही भाई की कैद में थी और तड़प तड़प कर मर रही थी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब इसने मेरे बाप को मेरे गांव पूरे गांव के सामने मारा था और पूरा गांव उस वक्त मेरे बाप की मौत का तमाशा देख रहा था। सुल्तान ने फैज़ान से कहा कि क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे, तो तुम बहुत बहादुर लड़के हो और हम बहादुर लोगों की कदर करते हैं। वैसे भी तुम अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस तुम्हारी तलाश में होगी। फैज़ान ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ की वजह से परेशानी हो रही है, वो अकेली है। मैंने उससे कहा था कि मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने, क्योंकि अगर मैं माँ को हकीकत बताता तो माँ मुझे किसी सूरत इस बात की इजाज़त ना देती कि मैं कैम अली को मार दूँ। उसे हमेशा मेरी ही परवाह थी और मेरी ही भलाई चाहती थी, मुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। काश के वो मंजर मैं अपनी आंखों से ना देखता तो शायद मैं पढ़ लिख भी जाता, लेकिन पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि मेरे बाप के कातिल का चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने ही रहता था। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी माँ को यह इतला दे दी जाएगी कि तुम महफूज हाथों में हो, और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ को हम इधर ले सकते हैं, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसकी आंखें भी ठंडी रहेंगी। फैज़ान ने भी यही कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि माँ यहाँ आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों का मुझ पर एहसान होगा। सुल्तान ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ पहुँच जाएगी। रात के अंधेरे में सुल्तान का आदमी गाँव में गया। वो उनके घर की दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हुआ तो अचानक ज़रीना एक अजनबी शख्स को अपने घर में देखकर परेशान हो गई। इससे पूछने लगी, आप कौन हैं, जिस पर इसने बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका बेटा हमारे पास है, मैं आपको लेने आया हूँ।
آپ کے بیٹے نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے اور قیم علی کو گولی مار دی ہے۔ یہ سن کر زرینہ حیران ہوئی، کہنے لگی قیم علی کو میرے فیضان نے مارا؟ جس پر اس نے بتایا ہاں قیم علی کو آپ کے بیٹے نے ہی مارا۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے سامنے تھی۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا، وہ دونوں سلطان کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ سلطان نے زرینہ کو اپنی بہن کا درجہ دیا اور فیضان کو اپنا چھوٹا بھائی بنا لیا۔ سلطان نے فیضان کو بتایا کہ ہم اپنے حق کے لیے ہی یہاں جمع ہیں، ہمارا یہ علاقہ کئی محرومیوں کا شکار ہے، نہ اچھی تعلیم ہے، ہمارا شکار وہ کرپٹ لوگ ہیں جو غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ سلطان ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، جس کے بعد سلطان کہا بھائی ان کا سردار بن گیا اور فیضان اس کا نائب تھا۔ ایک بار ایک تیز رفتار بس نے گاؤں کے 2 بچوں کو کچل دیا جو کہ سکول جا رہے تھے۔ اس ٹریولنگ کمپنی کا مالک ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس نے پولیس والوں کو پیسے دے کر یہ معاملہ ٹھپ کروا دیا، لیکن فیضان اور اس کے ساتھیوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ آج رات ان کا منصوبہ تھا کہ بس پر حملہ کرنا ہے اور ان کی کمپنی کی بسز کو اس روٹ پر سفر نہیں کرنے دینا۔ چلتی ہوئی بس پر انہوں نے فائرنگ کی اور پھر اس کے بعد ڈرائیور کو مجبوراً بس روکنا پڑی، ورنہ بس الٹ بھی سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ تمام مسافروں سے موبائل اور بٹوے لینا شروع ہوئے، مگر فیضان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اسی بس میں اس کا استاد ماسٹر یعقوب علی بھی سفر کر رہا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہی استاد کو لوٹے، لہذا اس نے ماسٹر صاحب کو موبائل فون اور بٹوا واپس کر دیا۔ ماسٹر یعقوب سمجھ چکے تھے کہ جس نے مجھے یہ بٹوا اور موبائل واپس کیا ہے یہ میرا کوئی طالب علم ہی ہوگا جو مجھے جانتا ہوگا، مجھ سے پڑھا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، بلند آواز میں کہنے لگا تم جو بھی ہو میں یہ بٹوا اور موبائل واپس نہیں لینا چاہوں گا جب تک تم مسافروں کو واپس نہیں کرتے۔ سلطان کے بھائی نے جب یہ سنا تو وہ یعقوب کی طرف آیا، اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارا اور کہا بڈھے یہاں بیٹھ جا چپ کر کے۔ فیضان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، حسن سلطان کے بھائی کو منع کیا تو اس کے بھائی نے فیضان پر ہی پسٹل تان لیا۔ 3 لوگ فیضان کے ساتھ تھے، انہوں نے سلطان کے بھائی پر پستول تان لیا اور ایک استاد کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ سلطان کا بھائی اور فیضان موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار مر چکا ہے تو انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے واپس بھاگنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے 2 لاشوں کو اٹھانا شروع کیا۔ فیضان کے چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا تو ماسٹر یعقوب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ فیضان ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہوا۔ پھر اسے فیضان کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ بھی لیا تھا، ایک سیاستدان کو مار دیا تھا، وہ بھی بڑی محفل میں۔ لیکن سب سے زیادہ جس بات نے ماسٹر یعقوب کو متاثر کیا وہ اس کے دل میں آج بھی استاد کا احترام تھا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ فیضان برا نہیں تھا، صرف اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایسا کام کیا۔ دوستو انسان برا نہیں ہوتا، جبکہ زندگی کی ٹھوکریں انسان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔